ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स की यहाँ पे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ करने वाले हैं और कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। मोस्टली लोगों को क्या होता है कि ऑर्गेनिक है, चलो रिएक्शंस याद कर रहे हैं, रिएक्शन नहीं याद और ये वो, बट ये भी एक ऐसा पोर्शन है जिससे तुम काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो और तुम्हारी ऑर्गेनिक में फिर भी नंबर बन सकते हैं विदाउट इवन अगर तुम्हें रिएक्शन याद करने में प्रॉब्लम आती है तो भी। तो यहाँ पे पहले चीज़, ये सारे कंपाउंड्स हैं, ये छोटे कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ये गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लोअर मेंबर्स जो होते हैं हमारे हेलो एल्केन्स के, ये हेलो एल्केन्स चैप्टर है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। तो ये याद रखना है, इंटरमिक्स नहीं करना कि बॉइलिंग पॉइंट हेलो एल्केन्स में ज़्यादा था उस चैप्टर में कम था तो भूल गए, मिक्स कर दिया चैप्टर्स को, ऐसे नहीं करना है। तो ध्यान से सुनना है। ये जो लोअर मेंबर्स होते हैं हेलो एल्केन्स के, इनमें क्या होता है, ये गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट जैसे हम हायर मेंबर्स की तरफ जाते हैं वो लिक्विड या सॉलिड होते हैं। लोअर मेंबर क्या हो गया, जिसमें 2 कार्बन है मान लो, वो लो मेंबर हो गया, जिसमें 6-7 कार्बन है वो हायर मेंबर हो गया, ठीक है। तो ऐसे लोअर और हायर मेंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हेलोजन जनरली पोलर बॉन्ड बनाते हैं, ये देखो। अब ये क्या है, कार्बन है और ये एक्स कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या करता है, इसकी ना टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इसे अपने पास खींच ले, तो इस पे पास पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और कार्बन पे पास पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, पोलर बॉन्ड्स में ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। कौन कौन से बॉन्ड है, एक तो डाइपोल है, डाइपोल मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जहाँ होता है उसे डाइपोल कहते हैं। डाइपोल और वंडरवॉल फोर्सेस, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स होती है ना किसी भी 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगती है, वैसे वंडरवॉल फोर्स होती है किसी भी 2 एटम्स के बीच में लगती है, वो होती है एटम लेवल पे, ठीक है। तो ये तो ज़्यादा है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसमें स्ट्रॉन्गर होगी एज़ कम्पेयर टू जो हमारा नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है, उसके कंपैरेटिव हमारी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी इन हैलोजन, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो ये देखो, इन दोनों के बीच का जो एटम है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अब हमारा बॉइलिंग कब होता है, जब इन दोनों का बॉन्ड टूटता है और ये जो एटम है ये काइनेटिक एनर्जी लेके गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको ही बॉइलिंग कहते हैं ना। तो यहाँ पे अगर बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो बॉइलिंग करने में दिक्कत आएगी। तो अगर देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा ज़्यादा होगा, इससे हम ये कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, इसी वजह से क्लोराइड्स, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स की कंसिडरेबली हाई है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जिनका सेम मास हो। सेम मास के हाइड्रोकार्बन और हेलोजन में सेम मास के हाइड्रोकार्बन एंड सेम मास के हेलो एल्केन में हेलो एल्केन की ज़्यादा वो होगी, हेलो एल्केन का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती है एज द मॉलिक्यूल्स गेट बिगर। देखो जैसे ग्रेविटेशन में होता था, जितना बड़ा मास होगा पार्टिकल का उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स होगी। सेम वंडरवॉल फोर्स के साथ होता है, जितना बड़ा पार्टिकल होगा उतनी ज़्यादा वंडरवॉल फोर्स होगी, ठीक है। वंडरवॉल फोर्स तुम्हें ना समझ में आए तो ग्रेविटेशन से कंपेयर कर लो उसको, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जितना मॉलिक्यूल बड़ा होगा साइज़ में उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। एक तो बॉइलिंग पॉइंट इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइज़ के भी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमने कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इसमें आयोडीन का सबसे बड़ा साइज़ होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर फ्लोरीन का होता है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे ये ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। मास इंक्रीज होगा तो वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज होती है, इससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ याद करने की ज़रूरत नहीं, बट एक बार देख लो, ठीक है। अब जैसे बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ करता है, अगर ब्रांचेस बढ़ेंगी ना तो डिक्रीज़ करेगा, ब्रांचेस बढ़ने से वंडरवॉल फोर्स वीक हो जाती है और जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करता है। हमने ये कर लिया। अब ये देखो, बॉइलिंग पॉइंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ठीक है, ये हो गया। Boiling points are very nearly the same. However, para-isomers are high as compared to those of ortho and meta-isomers. It's due to the symmetry that fits in the crystal as it better. ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमारे पास हेलोरीन है, देखो, ठीक है, इसके ऊपर हमने एक्स लगा दिया, ठीक है, या नहीं, इसके ऊपर हम
CH3 लगा देते हैं, ठीक है। अब एक X ऑर्थो पे हो सकता है, ठीक है। दूसरा X हमारा मान लो मेटा पे हो सकता है, तीसरा हमारा पैरा पे हो सकता है, ये X आएगा इधर, ठीक है। ठीक है, अगर तुम्हें पैरा पोजीशन याद नहीं रहती तो पैरा पोजीशन पैरों पे रहती है, इसके नीचे रहती है, मेटा मिडल में रहती है और ऑर्थो ऊपर, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो। अब ये दोनों का मेल्टिंग पॉइंट है ये कम है, इनका मेल्टिंग पॉइंट है हमारा कम, इसका मेल्टिंग पॉइंट है ज़्यादा। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जैसे ना ये क्रिस्टल लैटिस में बेटर बैठ जाता है। वाई? क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? लैटिस होता है बैठने की अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। अब मान लो तुमने घर बनाया ऐसे, ऐसी ईंटें ले लेके तुमने घर बनाया, दूसरी तरफ तुमने घर बनाया ऐसी ईंटें ले लेके, कौन सा घर ज़्यादा स्टेबल होगा? ठीक है, ये वाला घर ज़्यादा स्टेबल होगा ना। वैसे ही लैटिस होता है ना, वो कंपाउंड की स्टेबिलिटी बताता है, तो इसकी अरेंजमेंट अच्छी है, मतलब इसका लैटिस अच्छा है। अगर लैटिस अच्छा है तो ये स्टेबल है तो ये अपनी पोजीशन जल्दी चेंज नहीं करेगा, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। देन वी कम टू दिस डेंसिटी। ब्रोमो आर हैवियर देन वाटर। The density increases with increase in number of carbon atom, halogen atom and atomic mass of the halogen atoms. अब देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो ये हमें पैरा दे रखा है, ये ऑर्थो दे रखा है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये देखो लिख देती हूँ ऑर्थो मेटा एंड देन वी हैव पैरा। इसका बॉइलिंग पॉइंट का फ़र्क देखो, ये कितना, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है, ये क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाई हेलोजन बेंजीन्स का दे रखा है, ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पे 2 वो लगे हुए हैं। अब डेंसिटी, डेरिवेटिव्स आर हैवियर देन वाटर, ठीक है। अब देखो ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना, जैसे CX, ये पानी से हैवियर होते हैं, दे आर हैवियर देन वाटर। डेंसिटी बढ़ जाती है, डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हेलोजन एटम्स और एटॉमिक मास ऑफ द हेलोजन एटम। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम है ना, तो मास कब बढ़ेगा? जब हम कार्बन के नंबर बता देंगे, ठीक है, कार्बन के नंबर बढ़ा देंगे, नहीं तो हम किसके नंबर बना देंगे? हम हेलोजन एटम्स के नंबर बढ़ा देंगे, नहीं तो हम हमारा एटॉमिक मास बढ़ा देंगे, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी, ये बहुत कम सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। वाई? Because energy is required to overcome the attraction between molecules to break the hydrogen bond between the water molecules. देखो ये बहुत कम सॉल्युबल होते हैं वाटर में, इनको वाटर में डिज़ोल्व करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। क्यों? ताकि ओवरकम कर सके अट्रैक्शन बिटवीन हेलो एल्केन मॉलिक्यूल्स। ये हेलो एल्केन के बीच में अट्रैक्शन बड़ी तगड़ी होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी तगड़ी होती है। अब ये अट्रैक्शन टूटेगी तभी तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, बट और तो मतलब ये इसको इसलिए एनर्जी देनी पड़ती है अगर इसको पानी में मिक्स करना है। लेस एनर्जी इज रिलीज व्हेन न्यू अट्रैक्शन आर सेट अप बिटवीन द एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसका जो इसके साथ बॉन्ड है ना, ये ज़्यादा स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू पानी के साथ, ठीक है। तो अगर देखो तुम्हारे 2 बेस्ट फ्रेंड हैं, एक के साथ तुम्हारी काफ़ी अच्छी बनती है, एक के साथ तुम्हारी मीडियम बनती है, दोनों पास में होंगे, दोनों बुला रहे होंगे कि तू ये बोलेगा चल मेरे साथ, तू कहीं घूमने चल, ये बोलेगा चल मेरे साथ कहीं घूमने चल, तो तुम इसके साथ जाओगे ना जिसके साथ तुम्हारी अच्छी बनती है। तो सेम हेलो एल्केन्स के साथ है, इनकी एक्स के साथ ज़्यादा बनती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो ये जल्दी टूटते नहीं है, टूट के पानी के साथ मिक्स नहीं होते जल्दी, ठीक है। एज अ रिजल्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन्स इन वाटर इज़ लो, ठीक है। बट ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व हो जाते हैं क्योंकि न्यू इंटरमॉलिक्यूल अट्रैक्शन बन जाती है उधर। बट मान लो इससे भी तगड़ा तुम्हारा कोई दोस्त आ गया, ठीक है, तो उसके साथ तो तुम्हारी बन रही है, तो तुम उसके साथ चले जाओगे। तो ये पोलर जो वो होते हैं ना, पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, मान लो अल्कोहल है, अल्कोहल में ये आराम से मिक्स हो जाएगा, ठीक
ठीक है, अल्कोहल में आराम से मिक्स हो जाएगा, बट पानी के साथ कहता है नो नो, ठीक है। तो इसको अल्कोहल पसंद है, इसको कहता है मैं पानी नहीं पीऊँगा, मैं अल्कोहल में जाके अल्कोहल पीऊँगा, ठीक है। तो ये हेलोल्किन वैसे है, ठीक है। तो क्योंकि ये इसके साथ अच्छा बॉन्ड बना लेता है और हाइड्रोजन बॉन्ड इसके इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इसलिए अल्कोहल के साथ मिक्स हो जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ मिक्स हो जाता है, बट पानी के साथ मिक्स नहीं होता, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है पानी में। अब हम आ जाते हैं पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड। इसमें से क्वेश्चन आना पक्का ही पक्का है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मान के चलो, ठीक है। ये पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड होते हैं, ये इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, ठीक है। मतलब हेलोअल्केन्स के यूजेस बता रखे हैं डिफरेंट, ठीक है। ये डाइक्लोरोमीथेन है, ठीक है। ये मेटल क्लीनिंग वगैरह में यूज़ होता है। ये डाइक्लोरोमीथेन है, यूज एज सॉल्वेंट एज अ पेंट रिमूवर, ये पेंट रिमूवर में काम आता है, ठीक है। ये एरिजोल्स में होता है एंड एज अ प्रोसेस सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रक्स। ये बेसिकली एक सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है केमिकल रिएक्शंस के लिए, ठीक है। अब आगे मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट। मेटल जैसे कोई गंदा आ जाता है, चांदी सोना कुछ गंदा हो गया मेटल, तो उसको क्लीन करना है या फिनिशिंग देनी है, तो उसके लिए भी ये सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है, ठीक है। बट ये ह्यूमन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड वगैरह होती है उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसको बड़ा हार्म पहुंचाता है, ठीक है। इसके लो लेवल के साथ अगर तुम कांटेक्ट में आता है, एक्सपोजर होता है, तो तुम्हारी हियरिंग या फिर विजन ख़राब हो सकती है, ठीक है। अगर ये हवा में है, मिथाइलाइन क्लोराइड इन एयर है तो एयर कान में जा सकती है, तुम्हारी आँखों में जा सकती है हवा, है ना, तो वो चीज़ें ख़राब होगी। अगर हायर लेवल हो इसके एयर में तो डिजीनेस, नोजिया, टिंगलिंग एंड नंबनेस इन द फिंगर्स। डिजीनेस, बेहोश होना, नोजिया, उल्टी जैसी फीलिंग एंड ऑल दैट तुम्हें फील होगा, ठीक है। इन ह्यूमंस द डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट कॉजेस इंटेंस बर्निंग एंड माइल्ड रेडनेस ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद आइस, ठीक है। तो ये अगर इसको आइस के साथ कांटेक्ट लगाओगे, कॉर्निया तुम्हारा ख़राब हो जाएगा। कॉर्निया वो होता है जो आगे वाली होती है ना आइस की, तो तुम्हें दिखना बंद हो जाएगा बेसिकली। और अगर स्किन के साथ कांटेक्ट में आता है तो इंटेंस बर्निंग होती है। तो ये सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म मूवी वगैरह में देखा होगा, ये बेहोश करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एनेस्थीसिया इन सर्जरी यूज़ होता था, बट अब नहीं ये यूज़ होता, अब तुम दूसरा यूज़ करते हो, ठीक है। एंड लाइक अब ये मच्छर वगैरह मारने के लिए क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर ये बंदे को बेहोश करता है तो मच्छर को तो मार ही सकता है ना। तो केमिकल इज एम्प्लॉयड एज सॉल्वेंट फॉर फैट्स, एल्कलॉइड्स, आयोडीन एंड अदर सब्सटेंसेस। ये भी एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है। जब तुम्हें ना समझ आए ना इसका कुछ भी, सॉल्वेंट लिख के आ जाओ इनमें से किसी का भी, ठीक है। अब द मेजर यूज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म टुडे इज़ द प्रोडक्शन ऑफ फिरॉन रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेटर्स होते हैं ना, उसमें ये डलता है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। इट वॉज वन यूजेस एनेस्थेटिक इन सर्जरी। ये सर्जरी में बंदे को बेहोश करने के लिए भी यूज़ होता था, बट ये ना फिर लेस टॉक्सिक और सेफर एनेस्थेटिक्स के द्वारा रिप्लेस हो गया, जैसे ईथर। अब ईथर एक एनेस्थीसिया के लिए यूज़ करते हैं, बेहोश करने के लिए। पहले क्या यूज़ करते थे, क्लोरोफॉर्म, अब क्या यूज़ करते हैं, ईथर, ठीक है। एज माइट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स यूज़ एज एन एनेस्थेटिक इनहेलिंग डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको सूंघने से ना क्या होता है कि तुम्हारा ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, तो ब्रेन पे अफेक्ट पड़ता है, तो ब्रेन नम हो जाता है और तुम बेहोश हो जाते हो, ठीक है। ब्रीदिंग अबाउट 900 पार्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म पर मिलियन पार्ट्स ऑफ एयर फॉर शॉर्ट टाइम कैन कॉज डिजीनेस। ये इसको इतना लेने पे डिजीनेस हो सकते हैं, फटीग, थकान हो सकती है और सिर दुखने लग जाता है। क्रॉनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर में कॉज डैमेज टू द लिवर। अगर ज़्यादा लेते हो तो लिवर डैमेज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म फॉस्फोजीन बन जाता है तुम्हारे लिवर के अंदर, ठीक है। एंड टू द किडनीज एंड ये लिवर ख़राब कर सकते हैं, किडनी ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। एंड दे डेवलप सोर्स इन द स्किन इमर्स्ड इन क्लोरोफॉर्म। सोर्स मतलब छाले, ठीक है, स्किन में हो जाते हैं कई लोगों के क्लोरोफॉर्म में अगर वो है। क्लोरोफॉर्म इज स्लोली एक्सपोज ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस, ठीक है। ये पॉइजनस गैस बन जाती है, ठीक है।
जो फॉस्फोजीन होती है, अगर क्लोरोफॉर्म को तुम एयर में छोड़ दो ना, वो ऑक्सीडाइज होकर फॉस्फोजीन बन जाएगी। लिवर में जो फॉस्फोजीन बनता था वो ये एक पॉइजनस गैस होती है, इसलिए क्लोरोफॉर्म को एक डार्क बॉटल में रखा जाता है और ताकि इसको एयर छू ना सके। ठीक है, ये एक रिएक्शन है, ये फॉस्फोजीन का फॉर्मूला होता है, ये क्लोरोफॉर्म का है। क्लोरोफॉर्म में 3 Cl है। ठीक है, आयोडोफॉर्म क्या होता है? आयोडोफॉर्म इज़ बेसिकली CH3। ठीक है, तो ये एंटीसेप्टिक जब तुम्हें चोट, तो आयोडोफॉर्म बेसिकली क्या होता है, मान लो एंटीसेप्टिक के लिए होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो जब मान लो तुम्हें चोट लगी, कुछ लग गया, तो उस पर आयोडोफॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, ये आयोडीन रिलीज़ करता है, ये ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन एंड नॉट ड्यू टू आयोडोफॉर्म इटसेल्फ। तो ये आयोडीन रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो आयोडीन तुम्हारी चोटों को ठीक कर देता है, बट इसकी स्मेल बहुत गंदी है, इसलिए ये अदर फॉर्मुलेशन से रिप्लेस हो गया जो आयोडीन कंटेन करती हैं। ठीक है, टेट्राक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ये बताओ, डाइक्लोरोमीथेन, मीथेन क्लोराइड किस लिए होता था? ये सॉल्वेंट है, ये विजन वगैरह ख़राब कर सकता है और बॉडी को हार्म करता है। ठीक है, ये देखो, ये ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के लिए यूज़ होता था, बट फिर ये किससे रिप्लेस हो गया? एनेस्थेटिक्स से, जैसे कि ईथर। ये लिवर में फॉस्फोजीन बना देता है और इसे एयर में रखो तो फॉस्फोजीन बन जाता है, इसलिए इसे ब्लैक कलर्ड बॉटल में रखा जाता है। ये तो मैं केस स्टडी में आ सकता है कि क्लोरोफॉर्म को ब्लैक कलर्ड बॉटल में क्यों रखते हैं। ठीक है, ये आयोडोफॉर्म किस लिए यूज़ होता है? एंटीसेप्टिक के लिए, और ये इसकी स्मेल बड़ी गंदी होती है। अब हम आते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन पे। ये फ्रिजेस में और प्रोपेलेंट्स फॉर एरोसोल कैन्स में यूज़ होता है, फ्रिज में यूज़ होता है अगेन। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज फीड स्टॉक इन एंड अदर केमिकल, फार्मास्यूटिकल एंड जनरल सॉल्वेंट यूज़। ये मतलब केमिकल वाली जो फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती है, उधर यूज़ होता है। अनटिल द मिड 1960s तक ये यूज़ किया जाता था। इससे घर की सफाई भी होती थी, ये इंडस्ट्री में भी यूज़ होता था। डीग्रीसिंग एजेंट, मतलब ग्रीस लगी उसको हटाने के लिए भी ये यूज़ होता था। होम्स में भी यूज़ होता था। स्पॉट रिमूवर, एक दाग धब्बा लग गया कहीं तो उसके लिए। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होता था, इसके बड़े यूजेस थे। बट देन पता चला कि कार्बन टेट्राक्लोराइड लिवर कैंसर कॉज करता है ह्यूमंस में। ठीक है, ये डिजीनेस कॉज करता है, लाइट हेडेडनेस, मतलब तुम्हें चक्कर आएंगे, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है। ठीक है, विच कैन कॉज परमानेंट डैमेज टू नर्व सेल्स। नर्व सेल्स होते हैं ब्रेन के अंदर के सेल्स। ठीक है, इन सिवियर केसेस दिस इफेक्ट कैन लीड टू रैपिडली स्टूपर, अनकॉन्शियसनेस, डेथ। कोमा हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, डेथ हो सकती है। ठीक है, और ये हार्ट की हेल्थ के लिए भी ख़राब होता है। ठीक है, ये आइज़ को भी इरिटेट करता है। और अगर इसको हम ठीक है, अब हम यहाँ पे थे कि अनकॉन्शियस कर सकते हैं, डेथ हो गया। अब ये क्या करते हैं, ये एयर में रिलीज़ होता है तो ये ओजोन लेयर को भी हार्म करता है। तो इतने सारे इसके डिसएडवांटेजेस थे, इसके एडवांटेजेस भी बहुत सारे, डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। ठीक है, टेट्रा लिखा हुआ है ना, 4, मतलब बहुत होते हैं ना, 4 बहुत होते हैं। तुम ये याद रख सकते हो, इसके बहुत एडवांटेजेस हैं, बहुत डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, अब ये ओजोन लेयर डिप्लीट करेगा तो अल्ट्रावायलेट रेज निकलेंगी जो स्किन कैंसर, आइज़ को डैमेज करती है, डिसऑर्डर कॉज करती है और इम्यून सिस्टम को भी खराब करती है। फिरॉन्स आ जाते हैं। फिरॉन्स होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसमें फ्लोरीन है, एफ ओ फ्लोरीन, एफ ओ फ्यूरॉन्स, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ गया। ठीक है, आर कलेक्टिवली नोन एज फिरॉन्स, एक्सट्रीमली स्टेबल, अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, नॉन करोसिव, इजली लिक्विफाइबल गैसेस। ठीक है, मोस्ट कॉमन फिरॉन्स, यहाँ पे देखो फॉर्मूला दे रखा है, इन इंडस्ट्रियल यूज़ फ्रॉम टेट्राक्लोराइड मीथेन बाय स्वाट्स रिएक्शन। ठीक है, दीज आर प्रोड्यूस बाय एरोसोल। तो ये एयर कंडीशनर में यूज़ होते हैं, रेफ्रिजरेंट्स में और एरोसोल प्रोपेलेंट्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, बाय 90 द टोटल फिरॉन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड वॉज about 2 billion pounds annually. Most furon even usually makes in atmosphere and stratosphere, and furon is able to initiate radical change reaction that can। ठीक है, ये अब क्या करता है, ये रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज़ होता था, बट ये हमारा स्ट्राटोस्फीयर जो अर्थ के बहुत सारे एयर के लेयर होते हैं ना, एटमॉस्फेयर के लेयर्स होते हैं, तो उसमें से एक स्ट्राटोस्फीयर होता है, उसको डिस्टर्ब करता था, तो इसको बैन कर दिया गया कि इसके रेफ्रिजरेटर में ये यूज़ नहीं होगा फिरॉन। ठीक है, PP डाइक्लोरो, ये DTT है, देखो ये इसका ये है, इसको याद कर लो। ठीक है, 2 बेंजीन रिंग है, दोनों के पास क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है।
ठीक है। अब ये क्लोरीनेटेड और ये इंसेक्टिसाइड्स में यूज़ होता है, ठीक है। बट इसको ना बाद में ये फार्मास्यूटिकल्स में, मतलब मेडिसिन जहाँ बनती है वहाँ पे भी यूज़ होता था, ठीक है। बट ठीक है, इसके जो वो था क्रेटल पॉल मॉलर, उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसके लिए, ठीक है। और ये इसका यूज़ बड़ा बढ़ गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पे, क्योंकि ये बहुत अच्छा था, इफेक्टिव था, और ये मॉस्किटोज़ के अगेंस्ट भी यूज़ होने लग गया, ठीक है। हाउएवर प्रॉब्लम इसके रिलेटेड आने लगी 1940s में। अब ठीक है, कुछ इंसेक्ट इसके रेजिस्टेंट बन गए। अब ये इंसेक्ट को मारने के लिए लाया था, और इंसेक्ट एवोल्यूशन के द्वारा इंसेक्ट कहते हैं कि हम तो अब इनसे हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम तो इससे रेजिस्टेंस हो गए हैं, है ना। और ये हाईली टॉक्सिक है। अब देखो क्या होता है कि अब हमारा खेत है, वहाँ पे बारिश हुई, खेत में पानी आया, फिर जो एक्सेस पानी होता था वो फ्लो करके रिवर में चला जाता है। अब वो रिवर में वाटर बॉडीज़ में चला जाता है जहाँ पे फिशेस होती है, तो फिशेस को ये हार्म कर रहा है, ठीक है। और ये फैट है इसमें, एंड इट्स फैट सॉल्युबिलिटी, ठीक है। DDT इज़ नॉट मेड बाय द एनिमल्स। ये जो एनिमल्स हैं, देखो ये देखो प्लांट पे लगा, ठीक है। अब इस प्लांट को एनिमल्स खाएंगे सारा कुछ, ठीक है। एनिमल्स, मान लो चूहे ने खाया, चूहे को आगे किसी पंछी ने खाया, तो वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते थे, वो फूड चेन में आगे आगे जाता रहता था। अब ना फूड चेन में ना कॉन्सेंट्रेशन ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स की बढ़ती जाती है। अगर चूहे में 1% है तो आगे जाके 10% हो जाएगा, आगे 100% हो जाएगा। पहले तुम्हें पता है वल्चर्स हमारे हर जगह होते थे, हर गली गली में तुम्हें वल्चर मिलता था, जैसे अभी पिजन्स मिलता है ना, उतने वल्चर्स थे। बट क्या हुआ, ये DDT की वजह से ना उनके अंदर टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ गई और वो मरने लग गए, इसलिए इसको बैन कर दिया गया था बाद में, ठीक है। और इससे हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। हम अल्कोहल फिनॉल चैप्टर पे आ गए, अल्कोहल फिनॉल है नीथर, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करने वाले। इससे पहले हम ये करें, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। देखो, एक तो तुम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कर लो, अगर तुमसे रिएक्शन याद नहीं हो रही है बिल्कुल भी, तो एक तो बायोमोलिक्यूल्स कर लो, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कर लो हर चैप्टर की, ठीक है। और ये दो कर लिए। उसके बाद डिस्टिंग्विश के टेस्ट होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ कुछ डिस्टिंग्विशंस के टेस्ट होते हैं, वो कर लो। और उसके बाद तुम कर लो नेम रिएक्शंस, ठीक है। मैं इन सब पे वीडियो बना दूँगी। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जैसे बन गई, अब बायोमोलिक्यूल्स की, डिस्टिंग्विश टेस्ट की, नेम रिएक्शन पे मैं सबकी बना दूँगी। तुमने ये कर लिया ना ऑर्गेनिक में, तो तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे ऑर्गेनिक में भी, ठीक है। ये यही आता है मोस्टली, क्योंकि देखो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड 80-20 रूल। 20% सिलेबस होता है जो तुम्हें 80% मार्क्स देता है, तो वो 20% ऑर्गेनिक का ये चीज़ है जो तुम्हें 80% मार्क्स देगा। बाकी रिएक्शन तुमसे हो रहे हैं, कन्वर्जन हो रही है नहीं हो रही, बट तुम ये तो पक्का कर लो अपना, ठीक है। अब हम आगे रहते हैं। अल्कोहल फिनॉल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एक उनकी कार्बन वाली चेन होगी और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, मतलब OH ग्रुप होगा, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के थ्रू ही आती है। अब बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन आइटम, इन अल्कोहल्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताया था वंडरवॉल फोर्सेस, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो है वंडरवॉल फोर्सेस। तो जितना इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा ना, उतना ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है। बट ये बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हर चैप्टर में बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एंड क्योंकि जो वंडरवॉल फोर्सेस है वो डिक्रीज हो जाती है सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया बढ़ गया ना, ब्रांचिंग की वजह से एरिया बढ़ जाता है जो एटम ऑक्यूपाई करता है। अगर एरिया बढ़ गया तो वंडरवॉल फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये भी, इसको भी डिस्टेंस अच्छा नहीं लगता, इसको भी एरिया अच्छा नहीं लगता। देखो ये जो है ना, ये OH ग्रुप है, ये OH दूसरे H से बॉन्ड करेगा, ये O दूसरे H, क्योंकि O तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको और देते जाओ, इलेक्ट्रॉन और देते जाओ, इसकी वैलेंसी पूरी भी हो रही होगी ना। ये हाइड्रोजन तो छोटू सा एटम है, मैं और खा लेता हूँ, ये छोटी सी पूड़ी है, ये छोटा सा, ठीक है, लड्डू है इसका। ये कहता है मैं, ये मेरे को दे दो। इसका वेट बड़ा भी होगा ना तो भी हाइड्रोजन नहीं देगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो के ना इतना बड़ा इंटरमॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है।
ये इनका बॉइलिंग पॉइंट हायर इन कंपेयर अदर क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स नेमली हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स एंड ये सारे हेलो एल्केन्स पढ़ा था ना, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बट इनका और भी ज़्यादा है क्योंकि एक तो देखो ओ की वजह से पोलर है, इसकी वंडरवॉल फोर्सेस भी ज़्यादा है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी कर रहा है, ठीक है। देखो इथेनॉल और प्रोपेन have comparable but the boiling point differ widely. The boiling point of methoxymethane is intermediate of the two boiling points. ये देखो ये हमारा प्रोपेन है, ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है, बट ये देखो ये ईथर है, इसका और ज़्यादा है, बट ये देखो अल्कोहल को कितना ही ज़्यादा है, इथेनॉल का कितना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। ये मेनली होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इसकी स्ट्रेंथ आपस में बढ़ा देती है, जिसकी वजह से दीज आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और ये जल्दी गैस में कन्वर्ट नहीं हो पाते। सॉल्युबिलिटी, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, बट सॉल्युबिलिटी एक पॉइंट तक तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, एक पॉइंट के तक बढ़ेगी, बट फिर उसके बाद ये डिक्रीज़ होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि कार्बन ये देखो कार्बन वाली चेन है ना, ये जितने ज़्यादा कार्बन होंगे ना उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी कम होगी, बट ये नॉन सॉल्युबल होते हैं, बट ऑक्सीजन वाला जितना ज़्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। डिक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ अराइल, हाइड्रोफोबिक ग्रुप होते हैं ये, कार्बन कार्बन हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो जितने ज़्यादा कार्बन होंगे ना, मतलब 7-8 कार्बन है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू 2-3 कार्बन है, ठीक है। और अल्कोहल पानी में डिज़ोल्व कर लेते हैं इसलिए, क्योंकि ये देखो ये ऑर्गेनिक होने के बाद भी पानी में मिक्स हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं ईथर पे। ईथर में ये देखो ये CO का बॉन्ड है, ये नेगेटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव है, ये पोलर बॉन्ड हो गया, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट आ गई, ठीक है। इसकी वीक पोलैरिटी है, इसकी इतनी स्ट्रॉन्गली पोलर नहीं है, ये वीकली पोलर है, ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही होता है जितना एल्केन्स का होता है, ठीक है, बट इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल वगैरह से काफ़ी कम होता है। ये देखो ये हमारा हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, उसके बाद ये हमारा ईथर है, उसके बाद ये अल्कोहल है, अल्कोहल का देखो कितना ज़्यादा है, इसका इन दोनों का बाजू बाजू में है ना, इसका इतना अफेक्ट नहीं होता बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों का सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद लार्ज डिफरेंट ईथर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इधर नहीं होती, क्योंकि ये देखो ऑक्सीजन के बाजू भी सिक्योरिटी गार्ड है, ये दोस्त कैसे बनाए ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन के साथ दोस्त कैसे बनाए, इतनी तो सिक्योरिटी दे रखी है अगले को, है ना। ये मिसिबिलिटी ऑफ ईथर्स विद वाटर रिजेंबल्स दोस ऑफ अल्कोहल विद द सेम मॉलिक्यूल मास, जैसे अल्कोहल की मिसिबिलिटी होती है ना, वैसे ईथर की मिसिबिलिटी होती है, ये दो आर ऐसे होते हैं और ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सेम एक्सटेंट तक मिसिबल होता है पानी में, ठीक है, बट वाइल पेंटेन इज एसेंशियल इमिसिबल, कैन यू एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट जस्ट लाइक अल्कोहल ऑक्सीजन फॉर्म बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल एज शोन। देखो बाकी सारे मिक्स हो जाते हैं, बट पेंटेन इज इसेंशियली इमिसिबल इन वाटर, ठीक है। अब देखो पेंटेन मिक्स क्यों नहीं होता पानी के साथ, क्योंकि पेंटेन की डेंसिटी ना पानी से कम है, तो ये पानी है हमारा, तो पेंटेन ऊपर फ्लोट करने लग जाता है, ये मिक्स नहीं होता क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, तो ये पेंटेन है, ठीक है, और ये हमारा वाटर है, तो दे डोंट मिक्स टुगेदर। अब हम आते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पे, ठीक है। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर डिस्क्राइब्ड फॉर मिथेनॉल इज गैस। मिथेनॉल में देखो एक कार्बन होता है, तो ये छोटा कंपाउंड है, तो ये गैस है रूम टेम्परेचर में। एथेनॉल एक वॉलेटाइल लिक्विड है और बाकी सारे लिक्विड या सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर ऑफ द कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। अब देखो ये जो होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है एंड इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम होते हैं ना, तो और इसकी जो बीच में बॉन्ड होते हैं वो भी वीक होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड भी कम होते हैं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है
और ये कम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होती है। बस छोटे छोटे वो होते हैं ना एल्डिहाइड और कीटोन, वही पानी में सॉल्युबल होते हैं। जो बड़े वाले होते हैं उसमें एल्काइल चेन होती है। और हमने पढ़ा जितने ज़्यादा कार्बन होंगे, कार्बन हाइड्रोफोबिक होते हैं, जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उतनी ज़्यादा हाइड्रोफोबिक नेचर होगा और वो पानी के साथ मिक्स होना उसका मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें एक और नया एलिमेंट आता है, वो है स्मेल। अब जो छोटे एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं ना, उनकी बड़ी गंदी स्मेल होती है। मान लो छोटा बच्चा है, कोई छोटा न्यूबॉर्न बेबी है, वो डायपर गंदा कर देता है तो उसकी गंदी स्मेल आती है ना। वैसे ही एल्डिहाइड कीटोन, जो छोटे एल्डिहाइड कीटोन होते हैं वो भी गंदे बच्चे ही हैं, ठीक है, वो भी पॉटी कर देते हैं, उनकी बहुत गंदी स्मेल आती है। बट जो बड़े होते हैं ना, उनमें से अच्छी स्मेल भी आती है क्योंकि वो रोज़ नहा लेते हैं सब कुछ। तो बड़े बड़े एल्डिहाइड कीटोन में से अच्छी स्मेल आएगी और जो छोटे हैं उनसे गंदी स्मेल आएगी। और जो बड़े वाले हैं ना, वो परफ्यूम वगैरह और फ्लेवरिंग एजेंट्स में भी यूज़ होते हैं, जैसे वनीला एसेंस वगैरह हो गया, तो वहाँ पे भी ये यूज़ होते हैं। अब देखो, जो इसके छोटे कंपाउंड्स होंगे ना, वो कलरलेस होंगे और इनका अनप्लेजेंट स्मेल होगा, अप टू 9 कार्बन। ये कलरलेस होंगे और रूम टेम्परेचर में कलरलेस लिक्विड होंगे और इनके अनप्लेजेंट स्मेल होगी। बट जैसे जैसे आगे जाएंगे वैक्स लाइक सॉलिड होंगे, जैसे वैक्स होती है ना वैसे वैसे सॉलिड होंगे और इनकी कोई स्मेल नहीं होगी। और इनकी लो वोलेटिलिटी होगी। मतलब वॉलेटाइल क्या होता है, जो ईजिली गैस में कन्वर्ट हो जाए, मतलब इनकी लो वॉलेटिलिटी है, मतलब ये ईजिली गैस में कन्वर्ट नहीं होंगे। और ये गैस में भी ये ना, ये देखो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी बना लेते हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन एज़ कम्पेयर टू एल्डिहाइड कीटोन। इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और ये डाइमर बना लेते हैं, ऐसे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके ना डाइमर बनाते हैं। और अगर ये वेपर में भी कन्वर्ट हो जाएंगे ना, तो भी इनका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटेगा, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इनका, ठीक है। अब ये देखो, अब इन वेपर फेस और इन द एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में ये डाइमर की तरह एग्जिस्ट करते हैं। ये डाइमर का ये याद रख लेना, क्या पता आ जाए, ठीक है। हैविंग अप टू 4 कार्बन मिसिबल वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, देखो ये मिसिबल होते हैं, पानी में मिक्स हो जाते हैं, अप टू 4 कार्बन, ये पानी में मिक्स हो जाते हैं। बट जैसे जैसे आगे का नंबर आएगा 5 या 6 कार्बन हो जाएंगे, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि अल्काइल ग्रुप में कार्बन बढ़ गए हैं और कार्बन क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक कार्बन बढ़ गए हैं तो ये नहीं होगा। जैसे बेंजोइक एसिड है, ये नहीं होगा डिज़ोल्व पानी में, बट ये लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जैसे बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा, इनमें ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। एक बार इनका रिकैप कर लेते हैं। ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे और ये लो वोलेटिलिटी होती है और ये ऑर्डर इनका अनप्लेजेंट ऑर्डर होता है। रूम टेम्परेचर पे जो छोटे कार्बन है वो कलरलेस लिक्विड होंगे, रूम टेम्परेचर पे गंदी स्मेल होगी। बट जैसे वो आगे जाएंगे तो वो वैक्स लाइक हो जाएंगे, ऑर्डरलेस हो जाएंगे और लो वोलेटिलिटी हो जाएगी। बट इनका हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है एज़ कम्पेयर टू एल्डिहाइड कीटोन्स और इवन अल्कोहल्स, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके ऐसे डाइमर बना देते हैं और इसके डाइमर वेपर फेज में भी रहते हैं। ये पहले तो पानी में आराम से डिज़ोल्व हो जाएंगे बट आगे जाके पानी में ये डिज़ोल्व नहीं हो पाएंगे क्योंकि हाइड्रोफोबिक चेन बढ़ जाएगी और ये लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व हो जाएंगे, जैसे बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म। अब हम अमाइंस में आ जाते हैं, अमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में, ठीक है। जो लोअर एल्फेटिक अमाइंस होता है वो गैस होता है और फिशी ऑर्डर होता है। फिशी ऑर्डर मतलब गंदा ऑर्डर, फिश की गंदी स्मेल होती है ना, तो इनका भी गंदा ऑर्डर होता है। मोर जितने भी छोटे वो वाले हैं ना, सबके गंदी स्मेल होगी। तुमने देखा अभी तक जो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड था, एल्डिहाइड कीटोन थे, ये अमाइंस हो गए, इन सब के जो छोटे कंपाउंड्स होंगे वो गैसेस होंगे और उनकी गंदी स्मेल होगी, ठीक है। अब आगे प्राइमरी अमीन्स विद 3 और मोर कार्बन आर लिक्विड एंड स्टिल हायर वंस आर सॉलिड, ठीक है। कई लिक्विड मतलब छोटे, सबसे छोटे गैसेज होंगे, फिर मीडियम साइज़ के होंगे हमारे लिक्विड, फिर उससे ज़्यादा साइज़ वाले सॉलिड होंगे। एनालीन एंड अदर एरिल अमाइंस आर यूजुअली कलरलेस बट गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। अगर इसको हम कहीं रखेंगे, ये जनरली कलरलेस होते हैं बट एटमॉस्फेयर में एयर लगती है इनको तो ये कलर्ड हो जाते हैं ऑक्सीडेशन की वजह से, ठीक है। लोअर एल्फेटिक आर सॉल्युबल इन वाटर, जो छोटे वाले होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं। बट जब से बड़े होंगे तो फिर हाइड्रोफोबिक पार्ट, एल्काइल पार्ट बढ़ जाता है तो इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। कंसिडरिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑक्सीजन इज दिस, ये देखो, ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अमाइन में नाइट्रोजन होता है, अल्कोहल में ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल, ठीक है।
विच विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड वाई। ज़्यादा सॉल्युबल वाटर में अमाइन होगा, क्योंकि अमाइन नहीं होगा, ये अल्कोहल होगा, क्योंकि ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छे से बना लेगा, तो ये ज़्यादा सॉल्युबल है। अल्कोहल ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में एज़ कम्पेयर टू अमाइन। Amines are soluble in organic solvents like alcohol, ether, and benzene. You may remember that alcohol are more polar than amines and form stronger intermolecular hydrogen bonds than amine. ठीक है, ये अल्कोहल का पोलर बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है अमाइन से, क्योंकि देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज़्यादा पोलर स्ट्रॉन्ग बनेगा बॉन्ड, है ना। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी ज़्यादा अच्छे बनाती है अमाइंस के कंपैरेटिव। जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर ही है बेसिकली है। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया। प्राइमरी आर एंगेज इन इंटरमॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जितने होंगे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी अच्छी होंगी, तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट इनका ज़्यादा ही होगा। ठीक है, दिस इज मोर इन प्राइमरी मीन्स देन therefore are two atoms available for hydrogen bond formator do not have intermolecular association. ठीक है, अब क्या होगा, प्राइमरी अमीन होता है वो सबसे ज़्यादा, उसके बाद सेकेंड, उसके ये बॉइलिंग पॉइंट है, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी का होगा, सेकेंडरी का टर्शियरी का, और ये सॉल्युबिलिटी के लिए भी है, क्योंकि ये ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते प्राइमरी सेकेंडरी के कंपैरेटिव। ठीक है, क्योंकि देखो प्राइमरी ऐसा है, एक कार्बन से अटैच है, तो देखो ठीक है, 3 हाइड्रोजन आगे इसके 3 हाइड्रोजन से अटैच हो सकता है। सेकेंडरी 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसके तो 2 बचे अब, बट टर्शियरी 3 से अटैच है। सॉरी इसके 3 बॉन्ड होते हैं ना कार्बन के, सॉरी। देखो ये तो अब किसी से भी नहीं कर सकता, तो ये बिल्कुल ही नहीं बनाता है, जो टर्शियरी होता है ना वो बिल्कुल ही मतलब सॉल्युबल ही नहीं होता पानी में। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड देखो, ये इसने कितना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, ऐसे से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अमीन, अल्कोहल एंड एल्केन्स ऑफ ऑलमोस्ट द सेम मोलर मास आर शोन। देखो ये सेम मोलर मास का इनका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, ये देखो ये अमीन है, ये भी अमीन है, नाइट्रोजन की तरह ये अमीन है, ये देखो ये भी अमीन है, ये अल्कोहल है हमारा। ठीक है, अल्कोहल का देखो एकदम इतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, ये हमारा हेलो एल्केन है, इसका सबसे कम है। हेलो एल्केन कह रही हूँ, ये तो नॉर्मल है ना, ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसका सबसे कम है, तो यही था। और ये हमारे सारे चैप्टर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने ख़त्म कर ली हैं, और तुम्हें काफ़ी की चीज़ें कॉमन लगी होंगी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में, एंड ये काफ़ी ईजी था, राइट। तो अगला हम डिस्टिंग्विश टेस्ट एंड बाकी सारी चीज़ों की भी वीडियोस लाते रहेंगे, सो स्टे ट्यून्ड।